बंटी एक गरीब बच्चा था जो एक छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहा करता था। बंटी की माँ सीता अक्सर बीमार रहती थी क्योंकि वो अपना घर चलाने के लिए एक फैक्ट्री में काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन बंटी की माँ फैक्ट्री से घर आ जाती है और घर आते ही जोर जोर से खांसने लगती है और खांसते खांसते चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। अपनी माँ को बेहोश देख बंटी बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी माँ के मुंह पर पानी के छींटे मारते हुए उनसे बोलता है, माँ, माँ तुम्हें क्या हुआ माँ? माँ होश में आओ माँ। अब सीता अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने अपने डरे घबराए बच्चे को देख उसे दिलासा देते हुए उससे बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम मेरी फिक्र मत करो। माँ, इस हफ्ते तीसरी बार तुम चक्कर खाकर बेहोश हुई हो। तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? तुम यहीं रुको, आज मैं खुद डॉक्टर को यहाँ बुलाकर लाऊंगा और उनसे कहूँगा कि वो तुम्हारा इलाज करे। बेटा, डॉक्टर तो यहाँ आ जाएंगे लेकिन वो मेरा इलाज नहीं कर पाएंगे क्योंकि डॉक्टर सिर्फ उन्हीं का इलाज करते हैं जिनके पास पैसा होता है, और मैं गरीब कहाँ से डॉक्टर की फीस जमा कर पाऊंगी। अपनी माँ की बातें सुनकर और अपनी गरीबी देखकर बंटी बहुत निराश हो जाता है और अपनी माँ से बोलता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं फ्री में गरीब लोगों की सहायता करूंगा और उनका इलाज करूंगा। पर माँ, अभी तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है माँ, इसलिए मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। नहीं बेटा, मत जा तू, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। माँ, आज तुम मुझे नहीं रोक सकती। सीता बंटी को बार बार रोकती है पर बंटी सीता की एक नहीं सुनता और डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाता है। अब बंटी डॉक्टर के पास जाता है और उसे अपनी माँ की हालत के बारे में बताता है। उसकी माँ की बीमारी के लक्षण जानकर डॉक्टर बंटी से बोलता है, बेटा, जिस तरह के लक्षण तुम अपनी माँ की बता रहे हो, इससे तो साफ साफ जाहिर होता है कि तुम्हारी माँ को सांस लेने में दिक्कत होती है, यानी कि तुम्हारी माँ को अस्थमा की बीमारी है और इसका इलाज बहुत जरूरी है। तो आप मेरी माँ का इलाज करिए ना। बेटा, मैं तुम्हारी माँ का इलाज घर पर नहीं कर सकता, इसके लिए तुम्हें अपनी माँ को हॉस्पिटल लाना होगा, साथ ही हॉस्पिटल की फीस भी भरनी होगी। कितनी फीस भरनी होगी डॉक्टर? यही कुछ 4-5 लाख रुपए। ये कितनी बड़ी रकम है डॉक्टर साहब, मैं नहीं जानता क्योंकि हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं और मेरी माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में भी कोई नहीं है। अरे गरीब फकीर अनाथ बच्चे, जब तेरे पास अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए पैसे ही नहीं है तो यहाँ खड़ा होकर अपना और मेरा टाइम क्यों जाया कर रहा है? मुझे तो लगा था कि मोटा केस मेरे पास आया है, अच्छा खासा पैसा वसूल कर लूंगा, पर मैं तो भूल गया तेरे जैसे कपड़े फटे हैं वैसे ही तुम्हारी हालत भी। अब चल भाग यहाँ से और फिर कभी मत आना यहाँ। डॉक्टर्स की ऐसी बातें सुनकर बंटी रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। इसी तरह से बंटी अपने घर की ओर जाता है और तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो बंटी को रोककर उससे बोलती है, क्या हुआ बच्चे, तुम इस तरह से रोते हुए कहाँ जा रहे हो? दादी, मेरी माँ बहुत बीमार है। मैंने डॉक्टर से प्रार्थना की कि वो मेरी माँ को बचा ले, उनका इलाज करे, पर वो मुझसे बहुत सारे पैसे मांग रहे हैं और जब मैंने उन्हें पैसे देने के लिए मना किया तो डॉक्टर ने मुझे गरीब फटीचर कहा और खूब डांटा। कोई बात नहीं बेटा, तू रो मत, बस भगवान पर भरोसा रख। वैसे बेटा, मैं खुद भी बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुझे दे सकूं, और मैं बूढ़ी तेरी कोई मदद भी नहीं कर सकती। मेरे पास तो बस एक छोटा सा आम का पेड़ है जो कि जादुई है, बस वो मैं तुझे दे सकती हूँ। क्या जादुई आम का पेड़? पर दादी, ये आम का पेड़ अपना जादू कैसे दिखाएगा? और अगर सच में ये छोटा सा आम का पेड़ जादुई है तो ये जादुई आम का पेड़ आपके पास कैसे आया? तुम सच में बहुत नादान और भोले हो बेटा, पर जब तुम मेरा असली रूप देखोगे तो तुम्हें सारे सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत एक परी में तब्दील हो जाती है। अपने सामने परी को देख बंटी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और बंटी परी से बोलता है, आप तो कहानी वाली परी निकली जो बच्चे की सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। सही कहा बंटी तुमने, और अब मैं यहाँ तुम्हारी इच्छा पूरी करने आई हूँ। तो ये लो जादुई आम का पेड़, और इसे अपने घर के बाहर लगा देना। कल सुबह जब तुम उठोगे तो तुम देखोगे कि जादुई आम का पेड़ रातों रात विशाल जादुई पेड़ में बदल चुका है, और इस पर लगे आम
कोई साधारण नहीं होंगे, बल्कि इस पेड़ में लगे सभी आम सोने के होंगे। और जब तुम अपने हाथों से इस पेड़ पर लगे आम को तोड़कर अपनी माँ को खिलाओगे ना, तो वो एक जड़ी बूटी की तरह काम करेगा और बहुत ही जल्द तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। सच में? और अगर मैं अपनी माँ के अलावा और भी गरीब बीमार इंसानों को जादू सोने का आम खिलाऊंगा तो क्या ये सब भी ठीक हो जाएंगे? हाँ बंटी, अब जाओ और सुबह होने से पहले इस जादुई सोने के आम के पेड़ को अपने घर के बाहर लगा दो, ताकि जादुई आम का पेड़ तुम्हें अपना जादू दिखा सके। इस तरह से परी वहां से गायब हो जाती है और बंटी जल्दी से घर जाकर जादुई सोने के आम के पेड़ को अपने घर के बाहर लगा देता है। और जब वह अगली सुबह उठता है तो सच में जादुई सोने के आम के पेड़ बड़े हो चुके होते हैं। साथ ही उन पेड़ों में आम भी लगे होते हैं जो कि सोने के ही होते हैं। ये देखकर एक पल के लिए बंटी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वह अपनी माँ को ये दृश्य दिखाता है। ये दृश्य देख सीता बंटी से बोलती है, बंटी बेटा, ये तो सच में जादुई सोने के आम हैं, लेकिन हमारे घर के बाहर रातों रात सोने के आम के पेड़ कहाँ से आ गए? अब बंटी अपनी माँ को सारी बात बताता है। साथ ही वो उस पेड़ से एक आम तोड़कर अपने हाथों से उन्हें काटकर अपनी माँ को खिलाता है। जादुई सोने के आम खाते ही सीता की सारी बीमारी दूर हो जाती है और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। जिसके बाद सीता जादुई सोने के आम को तोड़कर मार्केट में जाकर बेच आती है और इस तरह से सीता और बंटी धीरे धीरे अमीर होने लगते हैं। पर बंटी, जिसका एक ही सपना था कि वो गरीब और बीमार लोगों की मदद करे, इसलिए अब छोटा बंटी अपने घर के बाहर बड़े बड़े शब्दों में लिखता है, यहाँ हर गरीब बीमार व्यक्ति का फ्री में इलाज होता है। अगर आपको अपना इलाज करवाना है तो हॉस्पिटल में ना जाकर यहाँ आइए बंटी हकीम के पास। इस तरह से अब बंटी के घर के बाहर लंबी कतार लग जाती है और बंटी अपने जादुई आम की मदद से गांव के सभी गरीब बीमार लोगों का इलाज करता है। और समय के साथ बंटी बड़ा होता है, साथ ही समझदार भी, और वह अपनी समझदारी से अपना सपना पूरा करता है। रामू बहुत गरीब था। वो अपनी बेटी दिशा और अपनी बीवी तारा के साथ रहा करता था। रामू अपनी बेटी को स्कूल भेजना चाहता था, लेकिन गरीब होने की वजह से वो अपनी बेटी को कभी स्कूल नहीं भेज पाता। रामू अपने घर की आर्थिक व्यवस्था चलाने के लिए मजदूरों की तरह खेतों में काम किया करता। उसे जो भी छोटा मोटा काम मिलता वो उसे करके अपने 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर लिया करता। ऐसे ही एक रोज रामू खेती करके घर आता है, तभी उसकी बेटी बोलती है, पिताजी आप आ गए, मेरे लिए क्या लेकर आए? अपने पिताजी को माफ करना बेटी, पर आज भी तेरे पिताजी तेरे लिए कुछ नहीं ला पाए। पर मैं तुझसे वादा करता हूँ, एक दिन मैं तेरी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। इतना बोलकर रामू अपनी आज की दिहाड़ी अपनी बीवी के हाथ में थमा देता है। अब हमेशा की तरह सुबह होते ही रामू काम के लिए निकल जाता है और आज भी उसे खेत में एक छोटा मोटा काम मिल जाता है। शाम को अपना काम करके रामू घर जा रहा होता है, तभी एक व्यक्ति अपने हाथों में सुनहरी मुर्गी लेकर आता है और रामू से बोलता है, भाई मेरा एक छोटा सा काम करोगे? कैसा काम साहब? ये मेरी सुनहरी मुर्गी है, मैं इसे अपने दोस्त के घर ले जा रहा था उसे गिफ्ट करने के लिए, परंतु अचानक से मेरे घर से फोन आ गया। मुझे पता चला कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, जिस वजह से मुझे घर वापस जाना पड़ रहा है। परंतु आज मेरे दोस्त का बर्थडे है तो मुझे ये मुर्गी उसे गिफ्ट करनी है। अगर तुम ये सुनहरी मुर्गी मेरे दोस्त को दे आओगे तो मैं बदले में तुम्हें इसके पैसे दूंगा। पैसे का नाम सुनकर रामू खुश हो जाता है और उस आदमी से बोलता है, ठीक है साहब, आपका काम हो जाएगा, आप मुझे एड्रेस बता दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस देता हूँ, परंतु कल सुबह 10 बजे तुम मुझे इसी जगह पर मिलना। मैं अभी तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं दे सकता, परंतु कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। इतना बोलकर वो आदमी रामू को वो सुनहरी मुर्गी देकर वहाँ से चला जाता है। रामू उस सुनहरी मुर्गी को लेकर चलने लगता है, तभी रास्ते में उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, तुम अच्छे इंसान लगते हो, प्लीज मुझे उस पते पर मत छोड़ो, मुझे अपने पास रख लो और जिस आदमी ने तुम्हें मुझे सौंपा है
उससे झूठ बोल दो कि मैं खो गई हूँ। अरे ये आवाज कैसी है जो मुझसे बात कर रही है, पर मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? ये मैं हूँ रामू, तुम्हारे हाथों में सुनहरी मुर्गी। मुझे देखो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अब रामू मुर्गी की तरफ देखता है और उससे बोलता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम तो एक मुर्गी हो, और एक मुर्गी भला इंसान से कैसे बात कर सकती है? वैसे तुम देखने में भी बहुत अजीब हो। मैंने आज से पहले सुनहरी मुर्गी कभी नहीं देखी। हाँ, क्योंकि मैं कोई साधारण मुर्गी नहीं बल्कि एक जादुई मुर्गी हूँ। देखो प्लीज, तुम मुझे उस आदमी के हाथों मत सौंपो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। वो लोग बहुत लालची हैं। अगर मैंने तुम्हें बताए हुए पते पर नहीं छोड़ा तो वो आदमी मेरी जान ले लेगा। इतना बोलकर रामू सुनहरी मुर्गी की तरफ देखता है और कुछ देर सोचने के बाद सुनहरी मुर्गी को अपने साथ अपने घर ले जाता है और बोलता है, सुनहरी मुर्गी, तुम फिक्र मत करो, अब से तुम मेरे पास ही रहोगी। कल सुबह जाकर मैं उस आदमी से बोल दूंगा कि जब मैं तुम्हें लेकर जा रहा था तब तुम भाग गईं। वैसे यहाँ मेरे अलावा मेरी बीवी और मेरी बेटी रहती है। पिताजी, इस मुर्गी से क्यों बात कर रहे हो आप? वो इसलिए बेटा क्योंकि ये मुर्गी बोलती है। ये सुनते ही तारा और दिशा दोनों हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद तारा रामू से बोलती है, आप ये क्या कह रहे हैं? ये मुर्गी बोलती है? वैसे ये मुर्गी दिखने में काफी अद्भुत है। ऐसी मुर्गी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई मुर्गी हूँ। मैं पहले एक तपस्वी बाबा के पास थी। उन्होंने अपनी तपस्या से मुझे सुनहरे रंग का बनाया और मेरे अंदर कुछ जादुई शक्तियाँ डाल दी। परंतु समय के साथ उनकी तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद मरने से पहले उन्होंने अपनी जान मुझ में डाल दी और मैं एक सुनहरी जादुई मुर्गी में तब्दील हो गई। परंतु मैं इस दुनिया की दुष्टता से अनजान थी। मैं इसी तरह से जंगल में घूम रही थी, तभी एक आदमी की नजर मुझ पर पड़ी और उसने मुझे उठा लिया। परंतु मैंने उसका भला चाहा और रोज उसे एक सोने का अंडा देने लगी। परंतु उसका लालच इतना बढ़ गया कि मैंने उसको सोने का अंडा देना बंद कर दिया ताकि उसकी अकल ठिकाने आ सके। परंतु उसके बाद मुझे उसने एक कसाई के हाथों बेच दिया और रामू को सौंप दिया कि वो मुझे कसाई तक ले जाए ताकि वो मुझे मार सके। अगर ऐसा है जादुई मुर्गी, तो तुम्हारे साथ अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम अब हमारे घर में हो। अब हमेशा हम साथ रहेंगे जादुई मुर्गी। अब इस तरह से दिशा उस मुर्गी के साथ खेलने लगती है, जिसके बाद तारा अकेले में रामू से बोलती है, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि इस मुर्गी की जान बचाने के लिए आप इस मुर्गी को इस घर में ले आए। लेकिन आज हम खाएंगे क्या? घर में अनाज नहीं है और ना ही पैसे जो मैं बाजार से राशन ला सकूं। तारा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम यहीं रुकना, मैं कहीं से उधार राशन लेकर आता हूँ और जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं वो पैसे चुका दूंगा। इतना बोलकर रामू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो मुर्गी रामू का रास्ता रोक लेती है और उसे एक सोने का अंडा और बीज देकर उससे बोलती है, रामू, तुम और तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है। तुम लोगों ने मेरी जान बचाई, इसीलिए ये सोने का अंडा तुम रख लो और इस बीज को अपने घर के बाहर लगा देना। खेती करना, तब तक तुम इस बीज की खेती करोगे, तुम्हें बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। परंतु फिलहाल के लिए तुम पहले इस सोने के अंडे को बेच दो ताकि उनसे मिले पैसों से तुम अपने बीवी बच्चों का पेट भर सको। जादुई सुनहरी मुर्गी के बोलने पर रामू बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो उसे सोने के अंडे को लेकर मार्केट में बेच आता है और घर के कुछ राशन ले आता है और घर आकर अपनी बीवी के साथ मिलकर खेती करता है। और अगली सुबह होते ही वह उसी आदमी से मिलने के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां वो आदमी पहले से ही रामू का इंतजार कर रहा होता है। रामू जैसे ही उसके पास पहुंचता है, वो आदमी रामू से बोलता है, क्यों भाई, मेरा काम हुआ या नहीं? माफ करना भाई साहब, पर मैं आपका ये छोटा सा काम नहीं कर सका। मैं जब उस मुर्गी को लेकर अपने साथ जा रहा था तभी मेरे सामने एक खतरनाक सांप आ गया और मेरे हाथ से वो मुर्गी छूट गई। उसके बाद मैंने उस मुर्गी को बहुत ढूंढा, परंतु वो मुर्गी मुझे कहीं नहीं मिली।
रामू की बात सुनकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो आदमी रामू को पीट कर वहाँ से चला जाता है। तो वहीं दूसरी ओर रामू जब अपने घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसने जिस बीज की खेती करी थी उस जमीन पर बहुत सारी सुनहरी मुर्गियाँ उत्पन्न हो चुकी हैं। ये देख रामू बहुत हैरान होता है और तभी वो जादुई सुनहरी मुर्गी रामू के पास आती है और उसकी चोटों को अपनी जादुई शक्तियों से ठीक करके रामू से बोलती है, रामू, तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए अब तुम्हें कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुमने लालच किया तो मैं तुमसे भी दूर चली जाऊंगी। अब मैं और क्या लालच करूंगा, बिना मांगे तुमने मुझे इतना सब कुछ दे दिया। मैंने रात को जो खेती करी थी वो सुनहरी मुर्गी की खेती हुई, वो भी रातों रात। ये देखकर तो मैं अचंभित रह गया और तुमने मेरी चोट भी ठीक कर दी। इन सुनहरी मुर्गियों को यदि मैं सुनार के पास जाकर बेचूंगा तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, इतने पैसे कि मैं अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूंगा। मेरे सारे सपने पूरे कर दिए, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। जिसके बाद रामू अपने सभी सपने पूरे करता है और अपनी बेटी को एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजता है और वो सभी एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। चूड़ी वाली चुड़ैल। ये कहानी है भीमपुर गांव की। उस गांव में औरत के श्रृंगार का बहुत बड़ा बाजार लगा करता था, जिसमें बहुत सारे श्रृंगार का सामान मिलता था। और उस बाजार की खास बात थी कि उस बाजार की चूड़ियां। ऐसे ही उस गांव में एक नमिता नाम की औरत सर पर टोकरे में खूब सारी सुंदर सुंदर चूड़ियां लेकर आती है। नमिता दिखने में काफी सुंदर थी। उस गांव में नमिता जैसी सुंदर औरत कोई भी नहीं थी। ऐसे ही नमिता के पास एक मीना नाम की औरत आती है और वो नमिता से कहती है, अरे बहन जी, इस गांव में नई लग रही हो, पहले कभी नहीं देखा आपको। हाँ बहन, मैं नई हूँ। घर की आर्थिक हालत बहुत खराब है, इस कारण मुझे चूड़ियाँ बेचनी पड़ रही हैं। लेकिन आपकी चूड़ियाँ बहुत सुंदर हैं, ऐसी चूड़ियाँ तो पूरे गांव में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी आपका। वैसे ये हरी वाली चूड़ी आपके हाथों पर बहुत अच्छी लगेगी। सच में? हाँ जी बहन जी, एक बार पहनिए तो सही, इस चूड़ी को हमेशा याद रखेंगी। अरे तो 2 दर्जन दे दीजिए मुझे भी। नमिता मीना को हरे रंग की चूड़ियां पहनाने लगती है। मीना नमिता को चूड़ियों की रकम देकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही रात को मीना अपने पति के साथ सो रही होती है। तभी मीना को किसी औरत के रोने की आवाज आती है। मीना उठकर बैठ जाती है और वो अपने इधर उधर देखने लग जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। मीना खुद को समझाते हुए सो जाती है। जैसे ही मीना लेटती है वैसे ही मीना को चूड़ियों के खनकने की आवाज आती है और वो फिर से बैठ जाती है। मीना हिम्मत करके अपने कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ झांकती है, मगर उसे कोई नजर नहीं आता। मीना को फिर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगती है। वो अपने चारों ओर देखती है। तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से खटपट की आवाज होने लगती है। मीना डरते हुए जाती है और दरवाजा खोलती है। मीना जैसे ही दरवाजा खोलती है तभी सामने से एक चुड़ैल मीना का हाथ पकड़कर उसे बाहर की ओर खींच लेती है। तभी चिल्लाते हुए मीना की आंख खुल जाती है। उसका पति विजय नींद से जागकर उठकर बैठ जाता है और वो मीना से कहता है, अरे क्या हो गया मीना, चिल्ला क्यों रही हो? अरे मैंने बहुत बुरा सपना देखा जी। मैंने देखा कि एक औरत बहुत बुरे तरीके से रो रही है। वो मुझे बार बार अपना दुख बताने की कोशिश कर रही है और मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजे पर एक चुड़ैल थी जिसने मुझे अपनी ओर खींच लिया और तभी मेरी आंख खुल गई जी। ओ मीना, तुम भी पागल हो क्या? इतनी रात को इतना अजीब गरीब सपने देख रही हो। अपनी नींद तो खराब ही कर रही हो और साथ में मेरी नींद भी खराब कर रही हो तुम। चलो सो जाओ। माफ करना जी, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो गई, लेकिन इस सपने ने मेरी रूह को झकझोर दिया। मैं बहुत बुरी तरीके से डर गई हूँ जी। शायद ही अब मुझे नींद आएगी, लेकिन आप सो जाइए जी। हाँ ठीक है, अब तुम रात भर उस बुरे सपने के बारे में सोचो। मैं तो सोने जा रहा हूँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। विजय जैसे ही सोने लगता है तभी मीना फिर से चिल्लाती है और विजय मीना से कहता है,
अरे अब क्या हुआ, फिर से कोई सपना देख लिया क्या? नहीं जी, वो मेरे हाथ में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है जी, बहुत दर्द हो रहा है जी। और ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे हाथ को जकड़ कर रखा है, बहुत दर्द हो रहा है जी। लाओ दिखाओ अपना हाथ। विजय मीना का हाथ देखने लगता है और विजय मीना से कहता है, इतनी टाइट चूड़ी क्यों पहनी हुई है तुमने? तभी तो इतना दर्द हो रहा है तुम्हें। इन चूड़ियों को उतार दो, और इन चूड़ियों की वजह से ही तुम्हारा हाथ दर्द कर रहा है, क्योंकि ये काफी टाइट है। उतारो इन्हें। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं जी, ये बहुत ही अच्छी चूड़ियां है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। जब मैंने इसे पहना था तब मुझे ये बिल्कुल भी टाइट नहीं लग रही थी, और अब भी ये मुझे टाइट नहीं लग रही है। फिर भी पता नहीं क्यों मेरे हाथ में बहुत लग रहा है। किसी ने मेरे हाथ को कस के पकड़ कर रखा है जी। मैं कह रहा हूँ ना, चूड़ियां उतार दो। मैंने कहा ना जी कि मैं चूड़ियां नहीं उतारूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मीना की हरकतों में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं और वो अकेले ही कमरे में कुछ से कुछ न कुछ बातें करती रहती है। ये सब देखकर विजय को बहुत ही ज्यादा अटपटा लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसकी पत्नी को आखिर क्या हो गया है। ऐसे ही एक दिन मीना अपने कमरे में बैठकर अपनी चूड़ियों को देखकर बार बार हंस रही होती है और गाना गाते हुए कहती है, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। तभी वहां विजय आ जाता है और मीना से कहता है, मीना, ये सब क्या है? तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे अकेले में बैठकर चूड़ियों से बातें करता है कोई और गाना गाता है क्या? पागल होगी तेरी माँ, और मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगी। अगर तुझ में इतना ही दम है ना तो रोक ले मुझे। अपनी तमीज बेचकर खा गई हो क्या? हो क्या गया है तुम्हें? मीना अपने बालों को आगे करके अपना सर बार बार हिला रही होती है। तभी विजय उसके सर पर हाथ रखता है। मीना अपनी तिरछी नजर करके विजय की तरफ देखती है। विजय जब मीना का चेहरा देखता है तो डर के मारे पीछे हट जाता है। मीना का चेहरा एकदम डरावना और भयानक दिख रहा होता है, मानो जैसे किसी चुड़ैल का उसके ऊपर साया हो। ये देखकर विजय तुरंत घर से बाहर आ जाता है और गांव वालों को इकट्ठा करता है। गांव के कुछ लोग विजय के घर पर आ जाते हैं और मीना को इस तरह देखकर गांव वाले भी डर जाते हैं। तभी मीना गांव वालों से कहती है, अपनी ये पंचायत लेकर यहाँ आया है? आखिर कर क्या लेगा तू इन लोगों के सहारे मेरा? मैं अब इसी घर में रहूंगी, चाहे तो इन लोगों को लेकर आ या किसी पुलिस अफसर को लेकर आ, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। तभी उस भीड़ में से एक आदमी विजय से कहता है, अरे विजय भाई, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी पत्नी के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। गांव में जो झाड़ फूंक वाले बाबा हैं, मैं जरा उन्हें बुलाकर लेकर आता हूँ। तुम जरा अपनी पत्नी का ध्यान रखना। वो आदमी भागा भागा जाता है और गांव के झाड़ फूंक वाले बाबा को बुलाकर लेकर आता है। झाड़ फूंक वाले बाबा आते ही मीना के ऊपर कुछ भभूत रखते हैं। इसके बाद मीना को अजीब अजीब से झटके लगने शुरू हो जाते हैं। मीना चिल्लाने लगती है। बाबा मीना के चारों तरफ सिंदूर का एक गोला बना देते हैं और बाबा मीना से कहते हैं, बता बच्ची, क्या परेशानी है तुझे और कहाँ से आई है तू? मैं नहीं बताऊंगी, तुझे जो करना है तू वो कर ले। बाबा फिर से मीना के ऊपर भभूत रखते हैं। भभूत फेंकने के बाद मीना जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बाबा बार बार भभूत छिड़कते रहते हैं। आखिरकार अंत में हार कर मीना सब कुछ बता देती है। मैं सब बताती हूँ, लेकिन मुझ पर ये भभूत मत डालना। ये उस समय की बात है जब मैं जिंदा हुआ करती थी। उस समय मैं चूड़ियां बेचा करती थी। उस समय मेरी उम्र लगभग 19 से 20 वर्ष की थी और मैं मीना के पति विजय के साथ प्रेम संबंध में थी। इसने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ प्यार किया और शादी इस मीना से की, और इसी का बदला लेने में वापस आई हूँ। मैंने सोचा कि मैं मीना को मारकर उसके शरीर पर कब्जा कर लूंगी और हमेशा हमेशा के लिए विजय के साथ रहूंगी। ये सब सुनने के बाद गांव वालों के होश उड़ जाते हैं।
झाड़ फूंक वाले बाबा गांव वालों को समझाते हुए उस चुड़ैल से कहते हैं, देख, जो तू सोच रही है वो कभी नहीं हो सकता। मीना अब विजय की पत्नी है और मेरे होते हुए इन गांव वालों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, तू समझी? इतना बोलकर बाबा मीना के ऊपर भभूत छिड़कते हैं और माता रानी का कलावा मीना के हाथ में और माता रानी की तस्वीर का लॉकेट मीना के गले में डाल देते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। बाबा अपनी तंत्र विद्या शक्ति से विजय और उसके घर को शुद्ध करते हैं और चारों तरफ से बांध देते हैं ताकि कोई भी बुरी शक्ति उनके घर में या उनके परिवार को परेशान न कर सके।